पुल गिराएंगे कतार में, आइए ना हमारा बिहार में तो रिकॉर्ड तौर पुल टूट रहा है। कहीं पे कोई ब्रिज गिर जा रहा है, कहीं पे कोई ब्रिज गिर जा रहा है, किसी का रीजन कुछ सामने आ रहा है, किसी का रीजन कुछ सामने आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर 13 ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं। और 9 जुलाई को गंडक रिवर के ऊपर वाला जब पुल गिरा था तो 24 घंटे के भीतर ही 3 पुल गिर चुके थे। आखिर ये चल क्या रहा है? पिछले साल हमने देखा था कि 1700 करोड़ रुपए ऐसे ही पानी में चले गए थे, हवा के झोंके आए और पुल ऐसे मान लो कि ताश के पत्ते के जैसे घूमता हुआ लहराता हुआ जाकर पानी में गिर गया। उस वीडियो को देखकर ये लग रहा था कि भाई ये फेक वीडियो है, कोई एडिटेड वीडियो है या फिर ये कहीं और का वीडियो है, क्योंकि जिस तरीके से पुल लहरा रहा था भाई कोई भी नहीं बता सकता है कि वो कंक्रीट का ब्रिज है। लग रहा था जैसे कि ये पत्ते से बना हुआ ब्रिज है या कोई प्लास्टिक से बना हुआ ब्रिज है जो कि हवा के झोंके से लहरा रहा है। और इस साल भी वही सेम चीजें रिपीट हो रही है और ज्यादा इंटेंसिटी से रिपीट हो रही है। यही दिन देखने के लिए लोग टैक्स पे करते हैं क्या? जो आप कमाते हो उसके ऊपर भी टैक्स है, कुछ खरीदते हो उसके ऊपर भी टैक्स है, रोड पे चलाने के लिए जब आप बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो तो उस पर भी आपको रोड टैक्स देना पड़ता है, टोल पे जब जाते हो तो टोल टैक्स देना पड़ता है। तो भाई वो पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? तो एक मिडिल क्लास आदमी जो कि थका हारा घर आता है और वो जब न्यूज में देखता है कि भाई हमारे पैसे से जो ब्रिज बनाए गए थे वो तो धराधर गिरते जा रहे हैं, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि जो पैसे हम दे रहे हैं आखिर वो जा कहाँ रहा है। और जब बात टैक्स भरने की आती है तो गवर्नमेंट सबसे आगे आ जाती है कि भाई हाँ भाई टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। लेकिन जब बात उसी टैक्स के पैसे को सही से इस्तेमाल करने की आती है तो भाई समझ में नहीं आता है कि जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, वो कहाँ गायब हो जाता है। पिछले साल जो ब्रिज गिरा था उसमें IIT रुड़की से एक पूरी टीम आई थी जिन्होंने जांच किया था, छानबीन किया था कि आखिर ये जो ब्रिज गिरा है वो क्यों गिरा है। उसके ऊपर जब रिपोर्ट सबमिट किया गया तो वो रिपोर्ट अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है कि भाई उस रिपोर्ट में क्या था, क्या फाइंडिंग्स मिले, क्या रीजन थे कि वो पुल गिर गया, इतनी आसानी से गिर गया। और इससे पहले कि ये सब कुछ डिस्क्लोज हो पाता, धराधर 13 पुल लगातार गिर गए 21 दिन के भीतर ही। खट्टा मीठा मूवी आप लोगों ने देखा होगा, उस मूवी में बताया गया था कि आखिर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कैसे करते, जो नेता है वो कैसे काम करते हैं। पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो 1 लाख रुपए होता है। इसमें से 25,000 रुपए म्यूनसिपालिटी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है। 10 से लेके 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमाउंट पता करने के लिए। अगर टेंडर अमाउंट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हाथ में लाने के लिए। बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए 15,000 इंजीनियर को देना पड़ता है। बिल तैयार करने के लिए क्लर्क को 5,000 देने पड़ते हैं और चेक पाने के लिए मुझे उतना ही पैसा अकाउंटेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के हो जाते 75,000 और उसके बाद बचते 25,000। आप चाहते हैं कि उस 25,000 के अंदर मैं एक मजबूत पुलिया बनाऊं और देश का विकास करूं, और मुझे क्या मिलेगा? तंबोरा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो FNO पे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेन। और मैंने देखा है कि दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग के एक लॉट के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट लग जाता है, क्योंकि काफ़ी ब्रोकर्स के पास मार्जिन नहीं मिलता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आपको मार्जिन मिलेगा। मतलब यही कि कम अमाउंट में आप सेम वैल्यू का ट्रेड यहाँ ले सकते हो। इनका ऐप देखो यहाँ पर कितना सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये ऐप मैंने डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से। अगर आप iPhone यूज़र है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। यहाँ आपको सिर्फ एक फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी लगेगा, डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर पासवर्ड को कंफर्म करके डन कर दो और देखो मेरा अकाउंट बन चुका है। आपने देखा कि 10 सेकंड के अंदर ही हमारा अकाउंट बन गया। अब देखिए यहाँ पे मैं UPI से डिपॉजिट करता हूँ और देखो डिपॉजिट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब मैं मेन अकाउंट में फंड्स ऐड करूँगा। ये मैंने डिपॉजिट पे क्लिक किया, QR कोड स्कैन किया एंड डन, और मेरा अकाउंट भी फंड हो चुका है। यहाँ पर आपको NSE, MCX एंड इंटरनेशनल मार्केट सभी अवेलेबल है। और देखो कैसे 1 क्लिक में आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ क्वांटिटी 0.10 से स्टार्ट होती है, यानी कि छोटे अमाउंट से भी आप सेम स्टॉक बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अब देखिए मेरा जो ट्रेड है वो ओपन हो गया है। मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स ट्राई किए थे और इनके अलग अलग चार्जेस थे, जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज था, ब्रोकरेज चार्ज था, कमीशन चार्ज था, विड्रॉल फीस चार्ज था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे 0 फीस है। जैसे मैंने 1000 डिपॉजिट किया है तो ये जो पूरा अमाउंट है वो ट्रेडिंग में यूज होगा और जो भी प्रॉफिट बनेगा वो भी मैं पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूँ 15 मिनट के अंदर। तो इसका जो लिंक है वो मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये क्लिप हूबहू बताता है कि भाई हमारे देश के अंदर या फिर हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो आखिर काम कैसे करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कैसे काम करता है। पिछले साल जब पुल गिरा था तब भी मैंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, और इस साल जब पुल लगातार एक एक करके गिरते जा रहे हैं तब भी मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई पार्टी पैसे नहीं देती है कि भाई हमारी जो कोई नाकामी है उसके ऊपर तुम बात मत करो, उसको छिपा दो, या उसके ऊपर तुम वीडियो नहीं बनाओ, किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ तो हम तुम्हें पैसे देंगे। दूसरे लोग जैसे हम काम नहीं करते हैं, लेफ्टिस्ट जैसे हम काम नहीं करते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि जब भी बात मेरी कंट्री की आएगी, मेरे रिलीजन की आएगी, तो मैं उसके ऊपर आपको बायस्ड नहीं दिखूंगा। और कंट्री के बाद हमारे बात स्टेट की आ रही है, सरकार चाहे कोई भी हो, अगर कुछ गलत करेगी तो हम उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे।
आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करते हैं और अपनी पार्टी को बचाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा करप्शन क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा घोटाला क्यों ना हो जाए। एकदम प्राइम एग्जांपल है कि जो ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं वो सिर्फ एक पार्टी को बचाते हैं और उनको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसी चीज़ के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं मंथली बेसिस पे। एकदम बेसिक आइडिया में अगर आपको बताऊँ कि आखिर कोई पुल गिरता क्यों है, जो सड़कें होती है वो ख़राब क्यों बनती है, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला पॉइंट है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल का यूज़ किया गया है सड़क को बनाने के लिए या फिर उस ब्रिज या फिर उस पुल को बनाने के लिए। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि पुअर क्वालिटी कंट्रोल हुआ है, मतलब कि जब उसको बनाया जा रहा था तो उस समय पे जो इंजीनियर्स थे वो ढंग से ध्यान नहीं दे रहे थे, उन्होंने पैसा खाया हुआ होगा या उन्होंने किसी और चीज़ के कारण ढंग से क्वालिटी को कंट्रोल नहीं किया। तीसरा पॉइंट आता है करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, यानी कि जो पॉलिटिशियंस है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका क्या योगदान है इस पुल को गिराने में या फिर इस सड़क को ख़राब बनाने में। और इन सभी पॉइंट्स के अलावा जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया या फिर एजिंग का फैक्टर होगा या इलीगल कंस्ट्रक्शन का फैक्टर हो गया, तो ये फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। लेकिन ये मायने रखते हैं एक पुल के लिए, दो पुल के लिए, चार पुल के लिए, एक रोड के लिए, दो रोड के लिए, तीन रोड के लिए, सारे सड़कों के लिए नहीं, सारे पुल के लिए नहीं। तो फिलहाल के लिए जो लास्ट में मैंने आपको पॉइंट्स बताए इनको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। देखते हैं कि जो मेन चीजें हैं ना वो कहाँ पे आके अटक रही है। सबसे पहला पॉइंट है सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल करना। सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल करने का मतलब है कि जो सीमेंट यूज़ किया गया वो ख़राब क्वालिटी का था, जो सरिया इस्तेमाल किया गया, जो रॉड होता है जिसको छड़ बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, वो जो इस्तेमाल किया गया वो खराब क्वालिटी का था या फिर वो बहुत ज़्यादा पतला था जो कि उतना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं दे पाया। अब मान लीजिए कोई पुल बना है जो कि कंक्रीट का बना है, तो उसमें कौन से मटेरियल्स होंगे? पहला मटेरियल होगा बालू, दूसरा मटेरियल होगा गिट्टी, तीसरा मटेरियल होगा आपका सीमेंट, फिर उसमें सरिया इस्तेमाल किया गया और कुछ चीज़ें जो छुटपुट चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल किया गया होगा। अब अगर मान लीजिए कि सीमेंट की क्वालिटी बहुत ख़राब है तो बाइंडिंग ढंग से नहीं हो पाएगा। अब कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि भाई जो उसके पास बजट आया है उसमें वो अपने लिए भी पैसा बचा ले या उसमें वो खुद भी खा ले और काम भी कर ले, तो उस चक्कर में वो खराब क्वालिटी का सीमेंट ले आता है या फिर जिससे बाइंडिंग ढंग से हो नहीं पाता है और मजबूती नहीं आ पाती है। या फिर हो सकता है कि उसने जो छड़ इस्तेमाल किया, जो सरिया इस्तेमाल किया, वो उसने पतला सरिया इस्तेमाल किया जिसके कारण उतना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ नहीं आ पाया जितना आना चाहिए था। अब इन सब में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड हो जाता है पॉलिटिशियंस का जो एंगल है वो, कि पॉलिटिशियंस के पास जो फंड्स हैं उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, आधा खुद खा लिया, आधे पैसे दिए गए ताकि उसी बजट में बनाया जाए पुल। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे वो तो कम रोल प्ले करते हैं। जब कोई ब्रिज बनाया जाता है तो भाई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से कितना डैमेज हो सकता है, आसपास की जो मिट्टी है, आसपास का जो रीजन है उससे कितना डैमेज हो सकता है, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है और उसी हिसाब से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाया जाता है, उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। जब बात सड़क बनाने की आती है तो आपने देखा होगा कि पहले एक बार ये लोग सड़क बनाते हैं, सड़क बनाने के बाद उसको खोद देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि एक पाइपलाइन बिछाएंगे, कहेंगे कि हम गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। चलो ठीक है, गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए तुमने सड़क को तोड़ दिया, गड्ढा कर दिया, उसमें पाइपलाइन तुमने लगा दिया, उसके बाद ये उसको वापस से रिपेयर करने में लगाएंगे 4 महीने 5 महीने। जब उसके बाद वो किसी तरह रिपेयर हो जाता है 4-5-6 महीने के बाद, रिपेयर होने के बाद वापस से ये उस सड़क को तोड़ेंगे, कहेंगे कि हम नल जल लगा रहे हैं, जल के लिए जो वाटर पाइप होता है वो बिछा रहे हैं। उसके बाद उसको तोड़ देंगे, फिर वो पाइपलाइन बिछाएंगे, पाइपलाइन बिछाने के बाद उसको छोड़ देंगे 4-5 महीने के लिए। 4-5 महीने के बाद फिर जब वो रिपेयर हो जाएगा तब ये लोग कहेंगे कि भाई हम लोग तो जो बिजली के तार होते हैं उसके लिए जगह बना रहे हैं, नीचे अंडरग्राउंड वायरिंग हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए वापस से अब इस सड़क को तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ देंगे, बिछा देंगे और रिपेयर करने की जिम्मेवारी भगवान भरोसे। मतलब कि एक ही सड़क को बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, और एक ही सड़क को बनाने में एक कॉन्ट्रैक्टर अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है और एक ही सड़क को बना के वो अमीर बन जाता है। आपने जितने सड़कें बनी हुई देखी होंगे, देखा होगा कि जो जिस मंत्री ने उसका उद्घाटन किया उसका नाम लिख दिया जाता है कि इसने बनाया है। उससे बढ़िया है, मैंने कहीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ा था कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका नाम लिख दो और उसका नंबर लिख दो, ताकि अगर किसी दिन किसी व्यक्ति को तकलीफ हो कि भाई ये सड़क खराब हो चुका है या इसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करेगा, बोलेगा भैया आपने ये बनाया था सड़क, आके रिपेयर करके जाओ। कम से कम कॉमन व्यक्ति को पता तो होगा कि उस सड़क को बनाने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई तो कर पाएगा, उसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी तो डाल पाएगा। ऐसे वो किसके खिलाफ बोलेगा? मंत्री के खिलाफ? मुझे तो नहीं लगता है कि अगर कोई किसी मंत्री के खिलाफ बोलेगा तो मंत्री उसे छोड़ देगा। बाकी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके सुझाव लेना चाहूंगा कि ये जो सड़कें खराब बनाई जाती है, पुल गिरते जाते हैं, इसका क्या उपाय है? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा।